नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते हिंदी 2.0 में। आज आपको हम बिहार TRE-4 प्लस और भी जितने भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी PGT हो गया, TGT हो गया, या हरियाणा हो गया, राजस्थान TGT PGT हो गया, उत्तराखंड, हम अपने भारतवर्ष की जितनी भी परीक्षाएं अगर हिंदी से रिलेटेड हैं, हिंदी से संबंधित हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में ये जो चैप्टर आप आज जो है आपके लिए होने वाला है, जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया एक ऐसा चैप्टर है जिसके संदर्भ में, जिसके विषय में देखा जाए तो बच्चों में हमेशा जो है भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। तो इन सभी भ्रांतियों को दूर करने का एक ही तरीका है कि क्रिया को बहुत ही डीपली तरीके से जाना जाए और इसको समझा जाए। बिना हम इसके अंदर घुसे अगर क्रिया को समझ जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज इसी मुश्किल काम को हम आसान करने जा रहे हैं। आइए आज हमारे साथ जो है जुड़िए और क्रिया को हम समझते हैं। और ये क्रिया का एक दो पार्ट नहीं होगा, कई पार्ट होंगे। मैं वीडियो को जो है बहुत छोटे छोटे में बनाऊंगा, बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं होंगी। और हम कम शब्दों में कम समय लेते हुए बहुत से चीज़ों को हम इसमें रखेंगे जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, हम इसके जो पूरा डीपली विषय में जाएंगे, डीपली नॉलेज में जाएंगे इसमें हम। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रिया। तो क्रिया का पहले हम देखते हैं उत्पत्ति कैसे हुई है। क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है जिसका अर्थ है करना। इस प्रकार क्रिया का अर्थ होता है काम करना या होना। ठीक, अब जिस पद से क्रिया करने का बोध होता है, यानी कि जिस पद से क्रिया करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा जो है ये हो गया क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया शब्द की उत्पत्ति। और एक बहुत ही देख लीजिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और इनके अनुसार जो है परिभाषाएं अक्सर जो है, अब तो परिभाषाएं इस प्रकार से भी पूछना शुरू कर दिया है कि किसके अनुसार किसकी ये परिभाषा रही है। तो हम कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी परिभाषा हम क्रिया के संदर्भ में देख लेते हैं कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं ना, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी क्रिया की परिभाषा रही। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो इस प्रकार से क्रिया से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है। यानी कि अब कौन सा काम हो रहा है इसके संदर्भ में जो हम क्रिया से ही जानकारी लेते हैं। जैसे करके देख लेते हैं, जैसे लता गाती है तो गाने का कार्य हो रहा है, तो गाना हमारा जो है क्रिया रही। दूसरा है मोहन पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना इसमें क्रिया रही। बालक खेलते हैं, रमेश खाना खा रहा है, तो उपर्युक्त उदाहरणों में देखा जाए तो गाती है, पढ़ता है, खेलते हैं, पढ़ता है या खा रहा है, शब्दों ने किसी न किसी काम के होने का बोध हो रहा है ना। इसे गाना, पढ़ना, खेलना, खाना, यानी मतलब खा रहा है, इन चीजों से किसी न किसी कार्य का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह क्रिया हो रही है ना, क्रिया हो रही है। गाने की, खाने की, पढ़ने की, लिखने की, ये सब जो है क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार क्रिया, हम कह सकते हैं कि क्रिया वाक्य के महत्वपूर्ण अंग है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना वाक्य अपूर्ण रहता है ना। क्रिया के बिना जो है वाक्य अपूर्ण रहता है। फिर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार परिवर्तित होती है, रहती है ना। क्रिया का कोई अस्थायित्व नहीं रहता है, मतलब लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे करके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि लड़का खेलता है, हाँ, तो लड़का खेलता है। फिर देख लेते हैं लड़की खेलती है, इसमें खेलता है और खेलती है, परिवर्तन हुआ। यानी कि
संज्ञा के अनुसार भी इसमें जो है कर्ता के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन हुआ है। कर्ता के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ है। ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हिसाब से लगा है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से लगा है। फिर लड़का खेलता था, ये रहा खेलता था तो उसमें लड़के खेलते थे। ये समय के हिसाब से जो काल के हिसाब से इसमें लगा है। तो इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, जैसे तुम खेलते हो, है ना, तुम खुद खेलते हो, लड़के खेल रहे हैं, ये सब समय के हिसाब से लग रहा है। लड़के खेलेंगे या मैं खेलती हूँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो फिर आगे देख लेते हैं। तो भी आपने क्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, उदाहरण देखे हैं। अब हम धातु को उसके पहले समझ लेते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप या अंश को धातु कहते हैं ना। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है या अंश होता है वह धातु कहलाता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम देख लेते हैं, धातु जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं ना। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। तो किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए तो कोई अंश, यहाँ हमने 2 बार लिखा है, तो कोई अंश ऐसा हो जो सभी रूपों में समान रूप से मिलेगा, है ना। और सभी रूपों में जो है समान रूप से मिलने वाला यह अंश ही धातु कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए तो कोई अंश ऐसा हो जो सभी रूपों में समान रूप से मिलेगा, और यही समान रूप से मिलने वाला जो अंश है वही धातु कहलाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे राम लिखता है, राम ने लिखा था, राम लिखेगा, वे लिखते थे, वे लिख रहे हैं। तो हम एक चीज इसमें देख रहे हैं, जो लिख शब्द है ना, कि जो लिख धातु है, लिख, यही जो है सब में जो है मिल रहा है। तो उपर्युक्त क्रियापदों में लिख समान रूपों से मिलने वाला अंश है, अतः लिख धातु है ना। तो जो लिख है ये लिख धातु है, ये सभी रूपों में जो है समान रूप से मिलने वाला है। और जैसे इसके अतिरिक्त देखा जाए तो पढ़ना हो गया, गिरना हो गया, फिरना हो गया, चलना आदि क्रिया के पदों में जो पढ़ हो गया, गिर, चल, फिर आदि धातु रूप में, है ना। तो मूल धातु की पहचान क्या है उसको हम देख लेते हैं। क्रिया के मूल अर्थात धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन तू के लिए आज्ञार्थक के रूप में देखने को मिलता है। जैसे इसको भी देख ले, जैसे तू चल, तू पढ़, तू लिख, तू हंस, तू खा, तू पी, तू आदि, तू रो आदि इत्यादि जो है ये हो गए, है ना। तो हमेशा ये आज्ञार्थक के रूप में देखने को हमेशा जो है मिलता है। और क्रिया का जो समान रूप है क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का जो है कि समान रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे लिख में हम ना जोड़ दें तो लिखना हो जाएगा, पढ़ में हम ना जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा, और देख में ना जोड़ दें तो देखना हो जाएगा, चल में ना जोड़ दें तो चलना हो जाएगा, है ना। तो खाना, पीना, सोना, रोना, जाना आदि ये सब हो गया। तो ये पार्ट 1 में हम अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में हम क्रिया के भेद सहित हम फिर मिलते हैं। तो आप इन चीज़ों को जो है 1 या 2 बार कम से कम रिवीजन करिए, तो क्योंकि रिवीजन से ही हमारा काम बनने वाला है और हम रिवीजन से ही भागते हैं। परिणाम स्वरूप चीज़ों को हम एक बार पढ़ते हैं, दोबारा नहीं देखते हैं, इसी के कारण जो है हमसे जो प्रश्न होते हैं नहीं बन पाते हैं। तो आवश्यकता है पढ़ने के साथ साथ रिवीजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन पढ़ाई का। तो फिलहाल बस इतना ही। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्रिया के भेद जो हैं उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।